हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटेक्निक बाय आकर्ष अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आइए, जितना जल्दी हो आते जाइए, ज्वाइन कीजिए जल्दी से जल्दी। हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स 2 का ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज 2। ये दूसरा टेस्ट है आपके लिए, है ना। इससे पहले पहला टेस्ट हुआ है ना। उसमें भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डील किया। वो टोटली रिलेटेड था किससे? वेव एंड मोशन से रिलेटेड था। ये जो टेस्ट है वो सेकेंड यूनिट से रिलेटेड है ना। दैट इज द ऑप्टिक्स से रिलेटेड है आपका। आइए वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डील करते हैं, एनालिसिस करते हैं। मैं आपको हर एक चीज़ को ओवरव्यू देते हुए आगे बढ़ेंगे। वो 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन को कराने में लगभग 1 घंटा के ऊपर चला जाता है टाइम, है ना। 30 क्वेश्चन मैक्सिमम 30 मिनट। अगर मैं फास्ट करूं तो 30 मिनट बहुत है ना। 20 से 25 मिनट बहुत है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर भी टाइम दे रहा हूँ ताकि वो सारी चीज़ें जो कुछ भी हमने आपको पढ़ाया है वो भी और बेहतर तरीके से आपके सामने एकदम प्रत्यक्ष हो जाए, सामने हो जाए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन को। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट किया जाए। कहता है लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन एयर वाटर इंटरफेस एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री टू द नॉर्मल। What angle does the refracted ray make with the normal? जल्दी बताइए। 19 डिग्री, 34 डिग्री या 25 डिग्री या 90 डिग्री? जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा? जल्दी बताइए। क्या ये एंगल निकालने का कोई फॉर्मूला है? सर जी तो पढ़ाए हुए नहीं किए थे। नहीं, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी मार कीजिए। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, वेरी लॉजिकल क्वेश्चन है ना। बहुत सिंपल है, लॉजिक है ना। कि ये मैं आपको कुछ हिंट्स दे दूं कि आपका एयर और वाटर इंटरफेस है। ये रहा, सपोज कि ये एयर है और नीचे ये वाटर है। ये एयर और वाटर को अलग करने वाला ये इंटरफेस, ये लाइन है ना। और यहां से एक रे इस पर इंसिडेंट हुआ, ठीक। इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्रैक्ट होगा। तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगा, ये जो नॉर्मल है वो नॉर्मल से किधर होगा? नॉर्मल की ओर होगा कि नॉर्मल से दूर होगा? यही इसका जवाब है, इसी में ये जवाब है। ये इंसिडेंट कितना एंगल पे हुआ? तो ये इंसिडेंट हुआ है 25 डिग्री के एंगल पर। जल्दी बताइए क्या आंसर सही है ना। ये रहा आपके सामने सही जवाब। सही जवाब है कितना? ये 19 डिग्री। कैसे? है ना। 20 डिग्री का है नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है 20 डिग्री, है ना। 100 डिग्री का है नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है 100 डिग्री, है ना। लॉजिक ये है। क्या है लॉजिक? पकड़ में आ गया ना लॉजिक? हाँ, यही है लॉजिक। क्या भाई? तो ये एयर जो है वो रेयर मीडियम है, वाटर जो है एयर के रेस्पेक्ट में ये डेंसर मीडियम है। और जब रे रेयर से डेंसर में जाता है तो वो नॉर्मल की ओर झुक जाता है। मतलब कि ये इसका जाने का तो रास्ता ये होना चाहिए सीधा एक्चुअल में, लेकिन ये ऐसे ना जाकर थोड़ा ये नॉर्मल की ओर झुक जाएगा। अगर ये सीधे जाता, इमेजिन करो अगर ये सीधे जाता तो ये एंगल कितना होता? ये सीधा है ना, ये 25 है तो ये भी 25 होता। नहीं, आमने सामने का कोण, क्रॉस सेक्शन एंगल, ये 25 है तो ये भी 25 होता। लेकिन तो ऐसे गया नहीं, ये तो थोड़ा झुक गया किधर? नॉर्मल की ओर। तो ये 25 डिग्री से कम ही होगा। 25 डिग्री से कम हो सकता है कि वो 24 डिग्री हो, 23 डिग्री हो, 22 डिग्री हो, 5 डिग्री हो, 10 डिग्री हो। अब इसमें से कौन है ये 25 डिग्री से कम? तो ये यही जो चल रहा है 19 डिग्री, यही है 25 डिग्री से कम। बाकी सब एक है 25 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये नॉर्मल से तो थोड़ा इधर
मतलब ये एक्चुअल पाथ से इधर था झुक गया है, तो 25 डिग्री के बराबर तो होगा नहीं, 25 डिग्री से कम ही होगा। और 25 डिग्री से कम कोई भी एक वैल्यू हो सकता है, और इसमें कौन है ऑप्शन 25 डिग्री से कम वाला, यही है, यही आंसर सही है। दिस इज द लॉजिक, ये है लॉजिक। तो किसी भी क्वेश्चन को कोई जरूरी नहीं है कि आप पेन कॉपी का ही उपयोग करें, अगर आपने आपका कॉन्सेप्ट बेहतर है, लॉजिकली आप सोच पाते हैं, तो आप बेहतर करेंगे, है ना। इसी एग्जाम में नहीं, किसी भी एग्जाम में, इनकमिंग जो भी फ्यूचर के आपके एग्जाम होंगे, कहीं पर भी बहुत जो छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो ऑब्जेक्टिव, दैट इज द लॉजिकल, दिस इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल का ये रहा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेल्स लॉ इज डिफाइंड एज, इसमें से कौन सा इक्वेशन स्नेल लॉ को डिफाइन करता है? साइन आई बटे साइन आर बराबर 1 म्यू 2, साइन आर बटे साइन आर बराबर 1 म्यू 2, साइन आई बटे साइन आर बराबर 2 म्यू 1, या 1 बटे साइन आई बराबर म्यू। जल्दी मार्क कीजिए, कौन सा सही जवाब है ना, स्नेल्स लॉ, कौन सा सही जवाब है? गुड, ये रहा सही जवाब आपके सामने, साइन आई बटे साइन आर बराबर 1 म्यू 2। ये 1 म्यू 2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, नहीं? ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, मीडियम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाए, ये रहा अगला सवाल आपके सामने। ए मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट passes from a denser medium into a rare medium, what is the result? जब एक रे जो मोनोक्रोमैटिक नेचर का है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इन करता है, तो क्या होगा? ये रहा आपके सामने, कहता है कि इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, इट्स वेलोसिटी डिक्रीज, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, इट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, इट्स वेवलेंथ इंक्रीजेस, उसका वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगा। जल्दी मार्क करें, कौन सा सही जवाब है? कि जब कोई रे, कोई लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा? ये रहा सही जवाब कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। स्वाभाविक है, नहीं? तभी तो वो नॉर्मल से दूर भागेगा। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी में बदलाव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, दिमाग में रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिटिकल एंगल ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम डेंसर देन एयर, द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम डेंसर देन एयर, एक ऐसा मीडियम है जो एयर से अधिक डेंस है, तो उस मीडियम के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो क्या होगा? इंक्रीज विथ इट्स रिफ्रैक्टिव, कि उस वो क्रिटिकल एंगल बढ़ ज्यादा होगा क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा, या डिक्रीज विथ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ वो कम होगा, या इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वो स्वतंत्र होगा, उस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई असर नहीं होगा, या नन ऑफ द एबव, या इसमें से कोई नहीं। मार्क करें जल्दी, विच वन इज करेक्ट आंसर? इसमें से कौन सही जवाब है? द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम डेंसर देन एयर इंक्रीज विथ इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिक्रीजेस विथ इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नन ऑफ द एबव। ये रहा सही जवाब आपके सामने, डिक्रीज विथ इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट,
द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड सेम साइज, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड सेम साइज। जल्दी मार्क करो, जल्दी। एक प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल और सेम साइज का होता है, वर्चुअल और इन्वर्टेड होता है, या रियल एंड सेम साइज होता है। बताइए, ये रहा सही जवाब आपके सामने, वो वर्चुअल एंड सेम साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन अकर व्हेन लाइट पासेस, दैट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का क्या शर्त था? ये हमने आपको फाइबर ऑप्टिक्स में भी पढ़ाया है, नहीं? ये रहा आपके सामने ऑप्शन। कौन सा सही ऑप्शन है? फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, कि लाइट रे को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए, या फ्रॉम रेयर टू डेंसर, लाइट को रेयर से डेंसर की ओर जाना चाहिए, या फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑफ इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब दोनों में एक मीडियम और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो जाएगा दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होना चाहिए, या फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑफ इक्वल एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, या दोनों का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होगा। जल्दी बताइए कौन सा सही जवाब है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन अकर व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वेयर? डेंसर टू रेयर मीडियम। दिस इज द करेक्ट आंसर। नहीं, नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, inversely proportional to the wavelength of light, inversely proportional to the square of the wavelength of light, directly proportional to the square of the wavelength of light। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? जल्दी मार्क करें, जल्दी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये रहा सही जवाब आपके सामने, दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। नहीं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, चलिए एक बार रिवीजन कर लिया जाए। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है, दैट इज द व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम बटे स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। किसी भी मीडियम का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज म्यू इक्वल टू सी बाई वी। एक तो ये पहला ही क्वेश्चन, नहीं, एक तो ये है ना, ये refractive index is inversely proportional to the wavelength of light, जैसा कि हमने अभी जस्ट बताया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज सी बाई वी। अगर दो मीडियम ले लिया जाए, सपोज कि ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 है, और ये कोई मीडियम 2 है, ये दोनों मीडियम को अलग करने वाला ये मीडिया इंटरफेस है। इस मीडियम की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस मीडियम की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें स्पीड कुछ और होगा, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, इसमें स्पीड लाइट की कुछ और होगी, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा। बात समझ में? सो यहां पर मान लिया जाए कि यहां पर उसकी ये मीडियम 1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो इस मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर बात करें कितना होगा, तो ये स्पीड ऑफ लाइट बटे स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, तो दिस इज द सी बाई वी। नहीं, इसमें से मीडियम 1 में थे v1, इसमें स्पीड v2 है, तो ये μ2 कितना होगा? c बटे v2। बात समझ में? दिस इज द μ1 एंड μ2। अगर हम इसको ऐसे निकालें कि ये μ1 बटे μ2,
ये कितना होगा? इसका मतलब हो गया क्या, μ1 बटे μ2 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो ये कितना होगा? तो μ1 कितना है, c बटे v1 बटे ये c बटे v2। तो ये c से c कैंसिल, मतलब ये v2 बटे v1। मतलब कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर किसी मीडियम में लाइट का स्पीड बहुत अधिक है, इसका मतलब है कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। किसी मीडियम में लाइट की स्पीड बहुत कम है, इसका मतलब है कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत अधिक है। यही मतलब होता है। मतलब कि जो स्पीड में चेंज होता है, लाइट के स्पीड में जो चेंज होता है, दैट चेंज इज ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। So refractive index is the ability of a medium that can change the speed of light. ठीक है? This is the refractive index of medium 1. So the medium 1 का refractive index is inversely proportional to speed in v medium 1. Refractive index of medium 2 is inversely proportional to the speed of light in the medium 2. So this is the inversely proportional. दूसरी केस कि ये अगर ये लाइट का अगर फ्रीक्वेंसी मान लिया जाए कि f है, f0 फ्रीक्वेंसी है, और इसका इस यहाँ पर जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ मान लेते हैं कि मीडियम 1 में λ1 है यहां पर, तो फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगा, लेकिन वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। मतलब कि यहां पर जो वेवलेंथ है वो λ2 है। सो वेवलेंथ, स्पीड और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन हो गया। क्या रिलेशन हो जाता है हमारे पास? स्पीड c इक्वल टू, अगर हम एयर की बात करें तो एयर में जो स्पीड है, सपोज कि एयर में जो स्पीड है वो c है, फ्रीक्वेंसी कितना f0 है, λ0 है, तो c बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बटे टाइम। मतलब ये λ0 बटे टाइम, 1/t को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, सो λ0 इंटू f0, ये हो गया स्पीड। कहां पर? एयर में। सेम अगर इस मीडियम में हम स्पीड की बात करें तो कितना होगा, ये v1 कितना हो सकता है, तो दिस v1 इज फ्रीक्वेंसी इंटू λ1। अगर इसमें हम v2 की बात करें, इसमें वेलोसिटी कितना होगा, ये फ्रीक्वेंसी इंटू λ2, नहीं है ना, v2 बराबर सी फ्रीक्वेंसी इंटू λ2, सेम। तो यहां से देखिए ये जो स्पीड है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ आपको को रिलेट कर लेना है। ये रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c बटे v1, या ये रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c बटे v2, या ये रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास c बाई v। तो यहां पर v के जगह पर हम लिख सकते हैं ना, म्यू इक्वल टू क्या चीज, c बटे इस v के जगह लिख सकते हैं ना। अगर मीडियम की बात करेंगे तो ये f0 इंटू λm, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी, वेवलेंथ चेंज होगा किसी मीडियम में, λm है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ का क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नहीं हो गया। तो दिस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये तमाम चीजें हम लोगों ने बहुत डील किया है, बहुत पढ़ा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम इज, लाइट का जो स्पीड है, वेलोसिटी है किसी मीडियम में, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। बताइए जल्दी, अभी जस्ट एक्सप्लेन किया उसको, जल्दी बताइए। ये रहा इस सवाल का सही जवाब,
दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास इज 2/3. The refractive index of diamond with respect to air is 5/2. Then the refractive index of glass with respect to diamond will be. बताइए जल्दी, जल्दी मार्क करें अपना आंसर, जल्दी रेस्पॉन्स दीजिए, रेस्पॉन्स कीजिए। ए बी सी डी, ये 5/8, 8/9, 5/18, 18/5, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हमने यहाँ पर एक चीज लगा के रखा है आपके सामने, उसको मैं खोलूंगा अभी, उस चीज को, है ना, बताऊंगा अभी, जस्ट बताऊंगा। पहले आप अपना आंसर रेस्पॉन्स करें, जल्दी रेस्पॉन्स करें, है ना। कोई जैसे तुक्के मारता है, तुक्के, है ना, डी होगा, है ना, बी होगा, ए होगा, नहीं, है ना, थोड़ा रुकिए, थोड़ा ठहरिए, है ना, ठहराव में ही सफलता है ना। आंख बंद करके दौड़ेंगे गिर जाएंगे, नाक मुंह टूट जाएगा, है ना, इंजर्ड हो जाएंगे आप। सो थोड़ा पैसेंस रखें, ठहराव लाइए और सॉल्व कीजिए सवाल को, है ना, सॉल्व कीजिए सवाल को। ये रहा इस सवाल का सही जवाब आपके सामने, 5/8। कोई कहेगा मेरा आंसर मैच नहीं किया, कोई कहेगा नहीं सर मेरा आंसर तो मैच कर गया, हाँ सही है, कोई तुक्का लगा दिया। मैं आप सबको बता दूं कि इसमें से कोई भी सही जवाब नहीं है, इसमें से कोई भी सही जवाब नहीं है। मैं इसलिए ऐसा किया हूं क्योंकि बच्चे लोग तुक्का लगा देते हैं, है ना, ये सही जवाब होगा, ये तो होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें से कोनो सही जवाब नहीं है। चलिए सही जवाब को था ढूंढते हैं, क्या होगा सही जवाब, सही जवाब क्या होगा, ये रहा आपके सामने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास कितना दिया है, 2/3। मतलब ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, ये कितना दिया है, 2/3। इसका मतलब क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, इसका मतलब हो गया म्यू ए बटे म्यू जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास कितना है, 2/3। चलिए नेक्स्ट कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ये कितना है, ये है 5/2। मतलब ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू एयर, विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ये कितना है, 5/2। हमसे पूछता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू डायमंड, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड के रेस्पेक्ट में बताओ। मतलब कि हमसे जो सवाल पूछता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू डायमंड ये पूछता है, मतलब कि हमको निकालना है म्यू जी बटे म्यू डी, ये निकालना है, ये निकालना है, ये दिया हुआ है, गुना भाग तो ही करना है। इसमें ऐसा कुछ करना है जिससे कि म्यू जी ऊपर हो और म्यू डी नीचे आ जाए, म्यू ए तो कॉमन है। अगर मैं इन दोनों को सीधे गुना कर दूं, इक्वेशन 1 और 2 को गुना कर दूं तो क्या मिलेगा, म्यू ए बटे म्यू जी इंटू ये म्यू डी अब बटे म्यू ए, अगर दोनों को गुना कर दूं तो कितना हो गया, 2/3 गुने 5 कितना 2, नहीं तो ये क्या हो गया, म्यू ए से म्यू ए कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब क्या मिला, म्यू डी बटे म्यू जी बराबर 5/3। क्या मिला हमको, यहां से म्यू डी बटे म्यू जी बराबर 5/3,
मतलब इसका क्या मतलब मिला, ये हमको मिला क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, हमसे पूछता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू डायमंड। हमको जो पूछता है उसको उल्टा आ गया, मतलब इसको पलट दो, मतलब कि ये म्यूजी अब बटे ये म्यूडी बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/5। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू डायमंड, 3/5। कौन है आंसर, कौन नहीं, कौन है आंसर, कौन नहीं। चलिए, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, इसलिए तुक्का नहीं लगाइए, है ना, हम जानते हैं कि इसीलिए हमने ऐसा किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, ए लाइट वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 × 10⁻14 हर्ट्ज and wavelength is 5 × 10⁻⁻7 centimeter. The index of refraction of medium in which it is traveling is, लाइट का फ्रीक्वेंसी दे दिया, वेवलेंथ दे दिया, आपको उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है जिस मीडियम में वो ट्रेवल कर रहा है। अभी जस्ट 1-2 क्वेश्चन पीछे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सप्लेन किया इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ द लाइट, नहीं, हमने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, ये रहा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया 4 × 10⁻14 हर्ट्ज, वेवलेंथ कितना दे दिया, 5 × 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछता है, नहीं, सो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी मीडियम का क्या होता है, C/V होता है, और जिस मीडियम में ये लाइट ट्रेवल कर रहा है उस मीडियम में इतना फ्रीक्वेंसी है और ये है वेवलेंथ। सो वी स्पीड कैसे रिलेटेड है इन दोनों से, अगर हम एयर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा F × λ0, अगर हम किसी मीडियम की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, F × λm। अभी जस्ट बात किया ना, तो यहां पर वैल्यू पुट करना है, हमने इतना हिंट्स दे दिया, जल्दी बताओ आंसर। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, जल्दी सॉल्व करो, यहां वैल्यू पुट करो और जवाब बताओ। ये रहा इस सवाल का सही जवाब आपके सामने, आपके स्क्रीन पर, आपके सामने 1.5। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैल्यू पुट कीजिए यहां पर, इसको लिख सकते हैं कितना हम, C/, उस मीडियम में फ्रीक्वेंसी F है और वेवलेंथ लैम्डा है, वैल्यू पुट कर दीजिए। C कितना, 3 × 10⁸, F कितना, 4 × 10⁻14 और लैम्डा कितना, 5 × 10⁻⁻7। सॉल्व कर दीजिए इसको, ये 14 है, 14, ये कितना जाएगा, 5 5 × 20, मतलब 3/20 गुने 10 के पावर ये 8, ऊपर 14 में से 7 जाएगा तो 7, ये 7 ऊपर जाके घट जाएगा -7, ये कितना हो जाएगा, 1, मतलब 30/20, नहीं, मतलब ये 1.5। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतना तो आपको कलम चलाना पड़ेगा, नहीं। चलिए नेक्स्ट, ए पर्सन यूजिंग ए लेंस एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप विल सी एन, एक माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करोगे क्या चीज करने के लिए, क्या देखने के लिए था, अपराइट रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज को देखने के लिए, या इन्वर्टेड रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज को देखना है,
या अपराइट वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज देखना है, या इन्वर्टेड वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है आपको? जल्दी बताइए। एक सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज करना है, नहीं? लेंस कौन सा यूज करते हैं? चलिए लेंस हम बता देते हैं। नहीं, कौन सा लेंस? तो कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यूज करते हैं। अब बताइए कौन सा सही जवाब है? ये रहा सही जवाब आपके सामने, अपराइट वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज। सही है, ये रहा सही जवाब। नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट लेंस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज। अब एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया, उसके द्वारा जो ऑब्जेक्ट लेंस है वो कैसा इमेज फॉर्म करता है? रियल एंड इनलार्ज, वर्चुअल एंड इनलार्ज, रियल एंड डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। जल्दी मार्क करो, जल्दी मार्क करो। साथ में आप लोग लाइक भी किया करो। लाइक नहीं करते हो आप लोग, है ना? सीधे बस तुक्का तो लगाना ही है। कोई तो तकिए पर बस लेटा हुआ है, बस तुक्का लगाते जाना है, बटन टिपना है। थोड़ा उठ के बैठो, पैर मोड़ो, कलम कॉपी सामने रखो, है ना? थोड़ा ध्यान को इस पर रखो ताकि कुछ तो अंदर जाए, है ना? बाकी तो बस अगर तकिया लगा है तो तकिया बस सपना में ही सब कुछ दिखाई देगा, है ना? इसका जवाब भी, इसका आंसर भी। तो सारे तकिया हो गया, सबको फेंकिए चद्दर उद्दर को। नहीं है ठंडा, अब ठंडा मौसम बदल गया, बसंत ऋतु आ गए। जल्दी बताइए कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो कौन सा इमेज बनाता है? रियल एंड इनलार्ज, वर्चुअल एंड इनलार्ज, रियल एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। ये रहा सही जवाब आपके सामने, ये रियल एंड इनलार्ज बनाता है, रियल एंड इनलार्ज बनाता है। क्योंकि माइक्रोस्कोप का हम लोग प्रयोग करते हैं छोटे से छोटे चीज को देखने के लिए, तो जो उसका ऑब्जेक्टिव लेंस है वो ऑब्जेक्ट के बहुत पास में होगा, मतलब ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की दूरी बहुत कम होगी। जब भी अगर फोकस और पोल के बीच में आ जाए, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बहुत पास में आ जाएगा, तो कैसा इमेज बना देगा? रियल नहीं, इनलार्ज। और रियल है तो कैसा होगा? वास्तविक है तो कैसा होगा? नहीं समझ में आ रहा है? तो रियल एंड इनलार्ज इमेज बनाएगा। नेक्स्ट, इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इंटरमीडिएट इमेज इज। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसमें जो इंटरमीडिएट इमेज बनता है वो कैसा होता है? ये रहा आपके सामने ऑप्शन, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, रियल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल, इरेक्टेड एंड रिड्यूस्ड। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ये रहा सही जवाब आपके सामने कि वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है एंड मैग्नीफाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज 6। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड इज। एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, उसका मैग्नीफाइंग पावर दिया है, उस माइक्रोस्कोप में जो लेंस यूज किया है उसका आपको फोकल लेंथ निकालना है। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड इज। जल्दी बनाइए, जल्दी बात कीजिए, जल्दी जल्दी मार्क करो। साथ में लाइक और शेयर करना ना भूलें, लाइक और शेयर भी किया करें, ये बहुत जरूरी है। साथ में लाइक और शेयर जरूर करें। जल्दी बताइए। The normal magnifying power of a simple microscope is 6. The focal length of the convex lens used is 1 meter, 0.5 meter, 0.05 meter, 0.005 meter। कुछ तो होगा, मार दो किसी में, है ना? कहीं तो पासा लगे क्या बोलते हैं, है ना? पासा जो फेंकते हैं पासा लग जाता है, कहीं तो पासा लभेगा ना।
चलो मारो जल्दी, तुक्के मारो, जल्दी मारो, कौन सा आंसर सही है? ये रहा सही जवाब आपके सामने, 0.05 मीटर। एक सिंपल माइक्रोस्कोप है ना, नॉर्मल मैग्नीफाइंग ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज 6। जो मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं, दैट मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट when both are situated at a least distinct vision of distance। नहीं, हम लोग पढ़े, जानते हैं इस चीज को, बस वही चीज तो यूज करना है। मतलब दिस इज द बीटा बटे अल्फा। अब यहां ना तो बीटा दिया ना तो अल्फा दिया है। इसी का मैग्निफिकेशन का हमारे पास इक्वेशन है क्या? m इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ, नहीं है? 1 प्लस डी बाई एफ, जहां ये क्या है? डी लिस्ट विजन डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ लिस्ट विजन, है ना? सो दिस इज द डी। कितना लेते हैं हम लोग? डी 25 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आएगा। तो हमको यहां पर एफ निकालना है। एम दिया कितना? 6, ये 1 प्लस दैट इज द 25 बाई एफ। सॉल्व कर लीजिए, दिस इज द 6f इक्वल टू एफ प्लस 25। तो ये एफ इधर आ गया तो कितना हो जाएगा? 6f माइनस एफ इक्वल टू 25। सो दिस इज 5f इक्वल टू 25। सो f इक्वल टू 25 बाई 5, दिस इज द f इक्वल टू व्हाट? 5 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर तो ऑप्शन में नहीं है, सब मीटर में है। तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में जब बदलेंगे तो कितना आएगा? 0.05 मीटर। 100 से भाग दोगे ना? तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ टेलीस्कोप, अब बात कर रहे हैं टेलीस्कोप का। ऑब्जेक्टिव विथ लार्ज एपर्चर इज यूज्ड फॉर। इन टेलीस्कोप में जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, वो उस लेंस का जो इफेक्टिव जो अपर्चर एरिया है वो बहुत बड़ा लेते हैं। लार्ज अपर्चर एरिया का वो लेंस हम लोग यूज करते हैं। क्यों? और ब्राइट इमेज, बहुत चमकदार इमेज के लिए, ग्रेटर रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन अधिक होने के लिए, रिड्यूस लेंस एबरेशंस, लेंस का एबरेशंस कम करने के लिए, इजी ऑफ मैन्युफैक्चर, या लार्ज अपर्चर एरिया का जो लेंस है वो मैन्युफैक्चर करना आसान होता है। कौन सा सही जवाब है इसका? जल्दी मार्क करो, जल्दी मार्क करो। इन अ टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव विथ लार्ज अपर्चर इज यूज्ड फॉर ब्राइट इमेज, ग्रेटर रिजोल्यूशन, रिड्यूसिंग लेंस एबरेशन, इजी ऑफ मैन्युफैक्चर। ये रहा सही जवाब, दैट इज द ब्राइट इमेज। टेलीस्कोप में, है ना, हम लोग टेलीस्कोप में लार्जर अपर्चर हम लोग जनरली यही यूज करते हैं, है ना, क्योंकि क्या हो, ब्राइट, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लाइट को वो गैदर भी करे, ताकि ब्राइट मतलब बहुत दूर की चीजें भी क्लियर नजर हो, है ना। तो अगर वो डिमिनिश होगा, डार्कनेस में होगा तो क्लियर नजर नहीं ना आएगा, तो ब्राइट भी नजर आना चाहिए। साथ में वो रिजॉल्व भी होना चाहिए कि रिजोल्यूशन को भी हम लोग इंप्रूव करते हैं, ठीक है ना। तो साथ में ये भी आंसर सही है ग्रेटर रिजोल्यूशन के लिए, ये भी आंसर सही हो सकता है। सो ग्रेटर रिजोल्यूशन इंडिकेट ये करता है ब्राइटनेस की तरफ। तो सही जवाब क्या है? ब्राइटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ब्राइट इमेज के लिए दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। जल्दी बताइए विच वन इज करेक्ट? The magnifying power of a telescope can be increased by increasing length of telescope,
डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। जल्दी मार्क करें, जल्दी बताइए। कौन सा सही जवाब है? एक टेलीस्कोप में जो मैग्नीफाइंग पावर है उसको बढ़ाना है, क्या करोगे? ऑप्शन ए, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप को बढ़ा देंगे, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस को बढ़ाएंगे, या फोकल लेंथ ऑफ आईपीस को बढ़ाएंगे, या फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस को बढ़ाएंगे। जल्दी बताइए, जल्दी मार्क करें। ये रहा सही जवाब आपके सामने, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज। नहीं, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? ऑब्जेक्टिव लेंथ का फोकल लेंथ बटे आई पीस का फोकल लेंथ। तो आई पीस छोटा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके। तो मैग्नीफाइंग पावर को अगर बढ़ाना है आपको तो क्या करना होगा? ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में? दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर, दिस इज द मिनिमम, दिस इज द मिनिमम। मैग्नीफाइंग पावर इज मिनिमम, ऐसा अगर लिखें, दिस इज द मीन, मिनिमम। अगर मैक्सिमम लेना है तो मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम लेना है तो क्या करना पड़ेगा? तो इसी में हम लोग कुछ करेक्ट करते हैं, क्या? एफ नॉट बटे एफ ई इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। हम लोग ऐसा यूज करते हैं, ये फॉर्मूला। नहीं, नोट कर लीजिए, सही जवाब बताइए। नेक्स्ट, क्या लिखा है? ये डी बटे, नहीं, यहाँ करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर ये एफ ही बटे डी है, ये है आपका एफ ही बटे डी। इसी तरह मैक्सिमम के लिए ये मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी मैग्नीफाइंग पावर एंड लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप whose objective lens is of 30 centimeter focal length and eyepiece of 1.25 centimeter focal length? आपको निकालना क्या है? मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। जल्दी बताइए कौन सा सही जवाब होगा इसका। एक टेलीस्कोप में आपको ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस का फोकल लेंथ दे दिया है, आपको बनाना क्या है, निकालना क्या है? मैग्नीफाइंग पावर पूछता है एंड लेंथ ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, मतलब दोनों के बीच का लेंस के बीच का डिस्टेंस कितना है वो पूछता है। जल्दी बताइए, अभी जस्ट हमने फॉर्मूला भी बताया। जल्दी बताइए, जल्दी। कितना होगा? गुड, 15 एंड 27। नहीं नहीं, कितना? 27 और 15, वाह, है ना? 24 एंड 31.25 सेंटीमीटर। अरे सब जवाब दे ही रहा है तो फिर जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, है ना? इसमें कुछ और अगर हम ऑप्शन ऐड कर देते तो वो भी ऑप्शन सही होता। नहीं, हाँ, सर जी का क्वेश्चन सेट किया हुआ है, पता नहीं कौन सही है, इसीलिए कहते हैं थोड़ा ठहराव लाइए, है ना? थोड़ा सोचिए, जल्दी मार्क करें। चलिए, अभी जस्ट हमने एक इक्वेशन बताया था टेलीस्कोप के रिगार्डिंग कि जो हमारा मैग्नीफाइंग पावर होता है, दैट मैग्नीफाइंग पावर इज एफ नॉट बटे एफ ई, मिनिमम पावर के लिए। ठीक है, ये इसमें क्या दिया है? ये एफ नॉट दिया है, एफ ई दिया है क्या? हाँ, दिया हुआ है। ये आई पीस का फोकल लेंथ है, ये 1.25, और ये 30 सेंटीमीटर है इसका, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का। वैल्यू पुट कर दीजिए, सो दिस इज द 30 बटे 1.25। तो
पॉइंट इधर, 2 जीरो, नहीं इसको काटोगे तो ये पूरा कटेगा आपको 24 मरतबे, कौन 24 मरतबे कटेगा। तो इसमें कौन आंसर सही है, कहाँ है 24, ये रहा, बाकी किसी में 24 नहीं है, मतलब यही आंसर सही होगा, सी आंसर सही होगा। नहीं, लेंथ जो होता है वो लेंथ जो निकालते हैं हम, फोकल लेंथ, टेलीस्कोप का जो लेंथ है, दैट लेंथ इज फोकल ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ प्लस डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर द आईपीस लेंस, ये होता है। तो जब ये आपको मालूम तो फटाक से यहां मारो, आगे बढ़ो, है ना, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए ये रहा सही आंसर, दैट इज द विच वन, 24 एंड 24 and 31.25 centimeter. This is the correct answer. Next question. The magnifying power of telescope is m. अब मैग्नीफाइंग पावर कहता है टेलीस्कोप का m है। If focal length of eye lens is halved, the magnifying power will become. एक मैग्नीफाइंग पावर है टेलीस्कोप का, वो m है, और जो फोकल लेंथ है किसका, आई पीस का, फोकल लेंथ को आधा कर दिया जाए तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर विल बिकम, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर या 5 मीटर। नहीं, ये रहा सही जवाब, दैट इधर दुगुना हो जाएगा। क्यों दुगुना हो जाएगा, क्योंकि सर जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये मैग्नीफाइंग पावर is the ratio of focal length but a ratio of eyepiece, तो ये eyepiece के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोकल मैग्नीफाइंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ eyepiece। सो अगर ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, नहीं ये ज्यादा होगा फोकल लेंथ, ये कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर फोकल लेंथ आधा हो गया इसका मतलब ये दुगुना हो जाएगा, अगर ये फोकल लेंथ दुगुना हो गया मतलब ये आधा हो जाएगा, नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दिस इज द 2 मीटर, तो ये m मीटर है पहले, अब अगर ये फोकल लेंथ आधा हो गया तो ये कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। नेक्स्ट, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप डिपेंड्स अपॉन, टेलीस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर होता है, माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर, टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर, इस रिजॉल्विंग पावर पे हमने सेपरेट आपको एक क्लास दिया था, नहीं वो कहाँ का, वो यानी कि नक्षत्र में से, ग्रह से लेकर के वो सारे रोशनी को लेकर के आए थे, कैसे टेलीस्कोप से सारे नक्षत्र को दिखाया था, है ना, कैसे हम रिजॉल्व किए थे, बहुत क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे हम डिस्टिंक्ट बनाएंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट की चर्चा हमने की थी by using the microscope as well as telescope also। नहीं, बताइए जल्दी बताइए, the resolving power of telescope depends upon focal length of eye lens, length of telescope, focal length of objective lens, diameter of objective lens। ये रहा सही जवाब आपके सामने कि diameter of objective lens। नहीं, the resolving power of telescope depends upon diameter of objective lens। पढ़े थे ना, नहीं resolving power is, this is the limit of separation, angular separation, this is equal to what, d by 1.22 लैम्डा। पढ़े होंगे आप, याद है, ये किसके लिए, टेलीस्कोप के लिए, नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंक्रीज बोथ रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप, एक टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर ही बढ़ाना है और मैग्नीफाइंग पावर भी बढ़ाना है, तो क्या करना होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट हैज टू बी डिक्रीज, लाइट का वेवलेंथ को कम कर दीजिए, अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव हैज टू बी इंक्रीज,
जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका जो अपर्चर है उसको इंक्रीज कर दीजिए। बोथ, सॉरी, लोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव हैज टू बी इंक्रीज, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका फोकल लेंथ को बढ़ा दीजिए, या बोथ अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ हैज टू बी इंक्रीज। सही से मार्क करें, जल्दी अपना रेस्पॉन्स दीजिए, आपके पास टाइम है ना। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, बोथ अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द फोकल लेंथ हैज टू बी इंक्रीज। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, wavelength of light used in an optical instrument are 4000 angstrom and 5000 angstrom. The ratio of their resolving power will be, जल्दी बताइए उनके रिजॉल्विंग पावर का रेशियो क्या होगा। ये रहा आपके सामने एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप ये एंगस्ट्रम वेवलेंथ, ये मतलब ये 2 वेवलेंथ का लाइट आप यूज कर रहे हो। आपको रेशियो बताना है किसका, रिजॉल्विंग पावर का, उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो रिजॉल्विंग पावर है ना, वो रिजॉल्विंग पावर का रेशियो बताइए, जल्दी बताइए। तो रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वेवलेंथ। नहीं, अभी भी देखा कि वहां पर जो टेलीस्कोप था उसके लिए जो रिजॉल्विंग पावर था दैट इज 1/d थीटा, दिस इज d/1.22 लैम्डा। रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। सो वेवलेंथ के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब दूगो लाइट है, मतलब दूगो सोर्स, मतलब 2 ऑब्जेक्ट से ये लाइट आ रहा है जो इसी से एंगस्ट्रम, मतलब इतना इतना वेवलेंथ का आ रहा है, दोनों को सेपरेट करें, मतलब रिजॉल्विंग पावर इसके लिए कुछ और, इसके लिए कुछ और होगा, वैल्यू पुट करेंगे। नहीं, सॉल्व कीजिए जल्दी। मान लीजिए कि ये रिजॉल्विंग पावर 1 है, ये लैम्डा 1 है, रिजॉल्विंग पावर ये 2, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लैम्डा 2। इनका रेशियो बताइए, से रिजॉल्विंग पावर 1 बटे रिजॉल्विंग पावर 2 कितना होगा, जल्दी मार्क कीजिए। ये रहा सही जवाब आपके सामने, 5:4, क्योंकि इतना बटे इतना करोगे तो लैम्डा 2 ऊपर चला जाएगा, लैम्डा 1 नीचे आएगा। यहां पर रेशियो निकालो ना, इतना बटे इतना करो, नहीं, दैट्स वेरी सिंपल, दैट इज इक्वल टू 1/λ1 बटे 1/λ2। ये लैम्डा 2 बटे लैम्डा 1, लैम्डा 2 कितना है 5000, लैम्डा 1 कितना है 4000, हट गया, मतलब कितना आ गया 5:4, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर, विच वन, 5:4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज व्हाट दैट इन द डेंसर मीडियम। एक रेयर मीडियम में लाइट की जो स्पीड होगी और डेंसर मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी उसके बीच में कंपैरिजन बताओ, बड़ा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा, या कुछ भी नहीं होगा। स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज स्मॉलर देन द डेंसर मीडियम, ग्रेटर देन द डेंसर मीडियम, इक्वल टू द डेंसर मीडियम, या नन ऑफ द दिस। ये रहा सही जवाब कि वो ग्रेटर होगा। नहीं, रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स अपॉन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनमें से किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये रहा पहला ऑप्शन, टेम्परेचर, वेवलेंथ, नेचर ऑफ मटेरियल, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए कि किसी भी मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, या ऑल ऑफ दिस। ये रहा सही जवाब, ऑल ऑफ दिस, इन सभी पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट,
The focal length of a objective and eye lens of a telescope are 200 and 5 centimeter respectively. The maximum magnifying power of the telescope will be. टेलीस्कोप का आपको मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर बताना है. ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ दे दिया है कितना 200 और आई पीस का जो फोकल लेंथ है वो कितना दिया है 5 सेंटीमीटर. जल्दी बताओ, थोड़ा कलम चलाओ. आपको मैं देता हूं 1 मिनट, जल्दी बताइए. ये रहा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस. ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ हो गया 200 सेंटीमीटर और आई पीस का जो फोकल लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर. आपको मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम बताना है कितना होगा. जल्दी मार्क कीजिए. ये रहा आपके सामने ऑप्शन. 40 होगा, 48 होगा, 60 होगा या 100 होगा. क्या होगा जल्दी बताइए. तो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर पहले ये रहा आपके सामने आंसर, दैट इज द 48. ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन. क्या भाई, जो मैक्सिमम पावर होता है वो मैक्सिमम पावर मैग्नीफाइंग मैक्सिमम पावर वो क्या होगा एफ नॉट बटे एफ ई इंटू 1 प्लस टी बटे एफ ई. नहीं, वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कर लीजिए. वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कर लीजिए. ये रहा एफ ई बटे डी, ये करेक्ट आंसर. वैल्यू पुट कीजिए, कितना आएगा एफ नॉट 200 एफ ई 5 1 प्लस ये 5 लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन ना 25. ये हो गया 25. तो 5 1 6 ये हो गया 5 चौका 20 नहीं 40. ये 40 गुने ये 5 1 6 बटे 5 ये 5 अठे 40 8 छक 48. ये रहा सही जवाब 48. तो इतना आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा. नहीं, चलिए यहीं पर एक सवाल और मैं देता हूं. व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नीफाइंग पावर. जल्दी बताओ, मैग्नीफाइंग पावर का यूनिट क्या होगा. वाट, जूल, डिग्री, रेडियन. आपके सामने है सब कुछ. मैग्नीफाइंग पावर का यूनिट क्या होगा. नहीं, अरे सर जी मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो तो रेशियो है दो फोकल लेंथ का. ये यूनिट लेस होता है. ये एफ नॉट बटे एफ ई, ये भी लेंथ ये भी लेंथ, ये यूनिट लेस है, इसीलिए इसके साथ कोई यूनिट नहीं लगा होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ 10-fold magnification has a length of 44 centimeter. The focal length of objective is. जल्दी बताइए, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको. अब तक जो बताया हमने उसी पर है आधारित. ये रहा इस सवाल का सही जवाब, दैट इज द 40 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ए टेलीस्कोप एफ नॉट एंड एफ ई आर द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस respectively. In an astronomical telescope with normal adjustment, the distance between the objective and eyepiece is. नॉर्मल एडजस्टमेंट हम कब करते हैं, मतलब एक रिलैक्स आई
इमेज को कब दिखता है, समझ में आया? तो नॉर्मल एडजस्टमेंट कब होता है, जब इमेज कहाँ हो, इनफाइनाइट पे हो। इमेज इनफाइनाइट पे कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकल लेंथ पर हो, मतलब कि लिस्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन पर हो, है ना? तो तब कितना होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के बीच का डिस्टेंस दोनों फोकल लेंथ के सम के बराबर। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रिलैक्स आई द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इसमें से मैग्नीफाइंग पावर का इक्वेशन कौन सा है, जल्दी बताइए, मार्क कीजिए जल्दी अपना रिस्पॉन्स। डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये रहा सही जवाब, दैट इज द वी नॉट मतलब इमेज डिस्टेंस बटे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इनटू डी बाई वट एफ ई। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ द वैल्यू ऑफ μ1 sin phi 1 बराबर μ2 sin phi 2 बराबर μ3 sin phi so on so on so on, देन व्हाट इज द करेक्ट आंसर, जीरो होगा, इंफिनिटी होगा, कांस्टेंट होगा, या नन ऑफ द एबव, क्या होना चाहिए? क्या होगा स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, इसका वैल्यू क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा कि इन्फिनिटी आएगा कि कांस्टेंट आएगा कि नन ऑफ द एबव, क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ये रहा सही जवाब, कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्लेक्टेड लाइट रिटर्न अलोंग द सेम पाथ इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द इंसिडेंट लाइट इज। नहीं, इंसिडेंस एंगल कितना होना चाहिए कि वो जो रिफ्लेक्टेड रिटर्न, जो लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट है जो रिटर्न होगा उसी पाथ पर होगा, बताइए इंसिडेंस कितना होगा, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री, नहीं तब ना उसी पाथ को ट्रेस करेगा। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज लिस्ट फॉर येलो लाइट, रेड लाइट, वायलेट लाइट और ग्रीन लाइट। ये रहा आपके सामने ऑप्शन, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास के लिए, इसमें से किस लाइट के लिए सबसे कम होगा, मतलब रेड लाइट के लिए कम होगा, या येलो लाइट के लिए, या वायलेट लाइट के लिए, या ग्रीन लाइट के लिए, किसका, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस लाइट के लिए सबसे कम होगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज लिस्ट फॉर रेड लाइट, येलो लाइट, वायलेट लाइट एंड ग्रीन लाइट, जल्दी मार्क करें। ये रहा आपके सामने सही जवाब, दैट इज द रेड लाइट। नहीं, रेड लाइट क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेड लाइट के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ये रहा सही जवाब। तो ये हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व किया ऑप्टिक्स से रिलेटेड, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट बने, है ना, न्यूमेरिकल को थोड़ा कंसीडर किया हमने थोड़ा बहुत, है ना, ताकि वो सारी चीज़ें फिर से रिवाइज हो गया कि जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो इस वीडियो को मैं आपसे फिर से कहूँगा वही बात, है ना, भूली बिसरी बातें, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपका शेयर, आपका लाइक ही हमको एनर्जी देता है ना। जितना से ज़्यादा आप लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, उतना ही बेहतर से बेहतर कंटेंट, बेहतर से बेहतर चीज़, मतलब अंदर से एक एनर्जी जब डेवलप होता है तो पता लगता है कि दुनिया में आग लगा दे, नहीं पानी में आग लगा दे। जिस तरह से हमने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है, जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उनको पता है ना, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, है ना, उनको न मालूम है, ताकि हम ये चाहते हैं कि वहाँ तक भी हमारी पहुँच हो जहाँ तक अब तक हम नहीं पहुँच पाए, वो बच्चे भी आकर के देखें, समझें चीज़ों को, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से
हम अपने करियर को एग्जीक्यूट कर पाएँ, हम अच्छा कर पाएँ। इसी सब मोटिव के लिए हम इतना तमाम मेहनत करके सारी चीज़ें बटोर करके आपके लिए लाते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उसके बदले में हम आपसे बस एक क्या मांगते हैं? एक लाइक, एक शेयर, है ना? कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को आगे बढ़ाओ, मतलब लोगों तक पहुँचाओ इस चीज़ को, ताकि थोड़ा योगदान आपका भी हो जाए। जहाँ तक हम नहीं, जो बच्चे हम तक नहीं पहुँच पाए या हम जिन बच्चों तक नहीं पहुँच पाए, हम वहाँ तक पहुँच पाए, है ना? तो इसी सब नए-नए विचार के साथ, नए-नए भावनाओं के साथ मैं आपसे जुड़ा हूँ और जुड़े रहना चाहता हूँ। मिलते हैं हम फिर अगले टेस्ट सीरीज को लेकर के बहुत जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।